नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज़ 10 में नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों पर। सबसे पहले बात होगी राज्यसभा की 15 सीटों के लिए 3 राज्यों में मतदान शुरू हो चुका है। साथ ही आज से प्रधानमंत्री का 2 दिनों में 3 राज्यों का दौरा होगा शुरू। 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का करेंगे प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास। इसके अलावा 4 मार्च तक इजराइल हमास के बीच लग सकता है युद्ध विराम। हमारे संवाददाता भी होंगे हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी लेंगे तमाम अपडेट। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मतदान जारी। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए हो रही है वोटिंग। शाम तक आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर 1800 करोड़ रुपए के स्पेस प्रोजेक्ट्स को करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री मोदी गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों का देश से कराएंगे परिचय। केरल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे तमिलनाडु। तिरुपुर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। मदुरै में डिजिटल मोबिलिटी पहल से संबंधित कार्यक्रम में लेंगे भाग। लालू यादव की करीबी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर ईडी के छापे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। छापेमारी के दौरान ईडी टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। स्वीडन के नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ। हंगरी की संसद ने स्वीडन के शामिल होने पर लगाई मोहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने बताया बड़ा कदम। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौर में अब सबकी नजर मिशिगन प्राइमरी पर। ट्रंप के साउथ कैरोलिना में हार के बाद निकी हेली अभी भी मुकाबले में डटी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। 56 राज्यसभा सीटों पर हुए नए सदस्य चुने जाने थे, जिनमें से 41 को पहले ही निर्विरोध चुना जा चुका है। ऐसे में बची हुई 15 सीटों पर आज सुबह 9 बजे से मतदान जारी है। यह वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी और देर रात तक परिणाम घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच फाइट है, तो कर्नाटक हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी समेत 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कुल 15 सीटें हैं। भाजपा ने 10 राज्यसभा सीटों के लिए 8 उम्मीदवार उतारे हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और बेहद ही रोमांचक होता जा रहा है मुकाबला। आपको बता दें कि भाजपा ने संजय सेठ को 8वें उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। ब्रिजेश पाठक ने ये उम्मीद जताई है कि बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो। श्री अखिलेश यादव जी की हताशा में अभी आप सबके माध्यम से चैनलों में देख रहा था।
अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे, तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है। उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में भेजा। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाएगी और ये पार्टी का निर्णय था कि जो संयुक्त कैंडिडेट हैं गठबंधन के, समाजवादी पार्टी के साथ हम उनको अपना वोट देंगे। कांग्रेस के दोनों एमएलए, मैं और मेरे साथ साथी वीरेंद्र चौधरी जी, हम लोग अपना वोट गठबंधन को देंगे। तो राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आशुतोष, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है और इसी बीच सपा को एक बड़ा झटका लगा है। सपा के जो विधायक हैं मनोज पांडे, उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए भावना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कल से सियासी गहमागहमी थी, उसको देखते हुए आज जो सामने आ रहा है उसके लिए कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। चौंकाने वाली बात सिर्फ है तो समाजवादी पार्टी के लिए चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से अपने कुनबे को उनको सहेज कर रखना था वो ऐसा करने में असफल रहे हैं। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अगर त्यागपत्र दिया है तो इससे पहले हमारे 2 विधायकों से बात हुई है, राकेश सिंह और अभय सिंह से। उन लोगों ने भी लगभग साफ तौर पर सिग्नल इस बात का दिया कि वो सत्तारूढ़ दल के साथ जो है गठबंधन उम्मीदवार को ही वोट करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग आधा दर्जन और भी विधायक हैं जो हमारे सूत्र लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके आज वो राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे। भावना, बड़ा जबरदस्त राजनीतिक समीकरण जो है गहमागहमी राजधानी लखनऊ में कल से देखने को मिला है। डिनर पार्टियां हुई हैं, लोगों की जो है विधायकों की क्लास हुई कि किस तरह से वोट देना है। बावजूद इसके, इन सारी चीज़ों के, समाजवादी पार्टी के तमाम जोर लगाने के बावजूद भी कल उसके विधायक दल के बैठक में 6 विधायक अनुपस्थित थे। तभी से यह कयास तेजी से लगने लगे थे कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है और समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार कमजोर पड़ सकता है। ये तो गिनती के बाद आज देर शाम पता चल पाएगा कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है और कितना जो है नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है। समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार जीतेगा या भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन उसके पहले जिस तरह से यहाँ पर मतदान चल रहा है, ठीक विधानसभा के सामने मैं इस वक्त खड़ा हूं, अंदर का भी दृश्य मैंने देखा है। मुख्यमंत्री के साथ वो समाजवादी पार्टी के विधायक भी हमें नजर आए जिनको समाजवादी पार्टी के नेता के साथ होना चाहिए था। तो निश्चित रूप से सपा में कहीं न कहीं टूट फूट दिखाई देती है। भाजपा का जो यहाँ पर ऑफिस है विधानसभा के अंदर, उसमें 9 आरएलडी के विधायक मौजूद थे। इसके अलावा सुभाषपा या जो उसके गठबंधन के सहयोगी हैं, वो सब अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूद हैं। जबकि सपा खेमे में कहीं न कहीं जो है खलबली और गहमागहमी जरूर दिखाई देती है। भावना, आशुतोष, क्योंकि आप मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, अभी तक कितने विधायकों ने मतगणना कर दी है और अभी किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि एक सीट पर जो था वो पेच फंसा हुआ था, लग रहा है अब ये स्थिति क्लियर होती नजर आ रही है। देखिए भावना, अगर हम कहें तो 35-37 जो है विधायकों का समर्थन एक राज्यसभा सदस्य को चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सदस्यों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या थी। समाजवादी पार्टी के पास 2 सदस्यों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या थी। लेकिन 10वें उम्मीदवार के उतार देने के बाद जब 11 कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से संघर्ष खड़ा हो चुका है। एक पल के लिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी को आज एक बड़ा झटका तब लगा है जब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी मनोज पांडे ने विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, सपा को यहां एक बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनावों की मतदान जो है वो चल रहा है और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। मनोज पांडे ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गौरतलब है कि कल अखिलेश द्वारा बुलाए डिनर में भी मनोज पांडे शामिल नहीं हुए थे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और ये त्याग पत्र जो है वो आप देख सकते हैं, जो इस्तीफा दिया है समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से। अखिलेश यादव को पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान सुबह 9 बजे से जारी है।
उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान किया जा रहा है और इस बीच सपा के विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। आशुतोष के बाद एक बार फिर लौटना चाहेंगे। आशुतोष, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि किन किन विधायकों ने अभी तक वोटिंग कर दी है। देखिए, बड़ी संख्या में सुबह से ही यहाँ पर जो है विधायकों का आना तय हो चुका है, लेकिन जिस तरह से एक व्यवस्था होती है, 4 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। सभी पार्टियाँ अपने विधायकों को किस राज्यसभा प्रत्याशी को मतदान करना है, इसके लिए एक पत्र दे करके, एक स्लिप दे करके उनको नियत करती हैं कि किस विधायक को किस राज्यसभा सदस्य के पक्ष में मतदान करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मनोज पांडे ने, अगर मनोज पांडे की हम बात करें तो थोड़ा सा और पीछे अगर आप जाएंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य मनोज पांडे के बयानों से ही आहत होकर के पार्टी छोड़ देते हैं, विधान परिषद की सदस्यता छोड़ देते हैं। लेकिन आज मनोज पांडे ही समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसके अलावा अभी थोड़ी देर में और वो सूची भी सामने आना शुरू हो जाएगी कि कितनी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अपने दल से क्रॉस वोटिंग की है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। लेकिन ये साफ तौर पर जो मेरे सूत्र बताते हैं, लगभग आधा दर्जन विधायकों की ऐसी संख्या है जिनमें 2 से मेरी साफ तौर पर बात हुई है, जिन्होंने साफ कहा कि हम जो है अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट करेंगे। दलगत राजनीति में जब व्यक्ति दल में होता है तो दल के प्रत्याशी के प्रति अगर वोट देता है, लेकिन अगर वो अंतरात्मा की आवाज़ पर जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं जो है बदलाव की गुंजाइश होती है। ये गुंजाइश कितनी है और कितने विधायकों में है, ये जो है कहीं न कहीं पता लगाने की ज़रूरत है। और पता शाम को 4 बजे के बाद जब मतदान समाप्त हो जाएगा, मतगणना होगी, तो जो 8वां कैंडिडेट है या समाजवादी पार्टी का तीसरा जो कैंडिडेट है, मिले मतों के आधार पर 299 की क्षमता है विधानसभा की इस वक्त और 293 जो है मत जो है कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवारों के लिए चाहिए। तो जो गणित है वो गणित में 8 वोट कम है भारतीय जनता पार्टी को अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए और 3 वोट कम है समाजवादी पार्टी को अपने उम्मीदवार जिताने के लिए। लेकिन कई विधायक, 4 विधायक के करीब जो है जेल में निरुद्ध हैं, 4 सीटें खाली हैं। तो इस तरह से जो समीकरण यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार के पक्ष में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना मतदान किया और इस मतदान के साथ ही उनके साथ जो विधायक देखे गए वो समाजवादी पार्टी के भी विधायक देखे गए। उनके चैम्बर में मैंने देखा उन विधायकों को बैठे हुए। तो निश्चित तौर पर एक टूट और क्रॉस वोटिंग की जो संभावना कल शाम से जताई जा रही थी वो होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी आशुतोष, यहाँ मैं भाजपा के 8वें उम्मीदवार के बारे में भी आपसे पूछना चाहूँगी। नाम है संजय सेठ। आपसे पूछना चाहूँगी कि 8वां उम्मीदवार जो है संजय सेठ जो खड़े हुए हैं अब प्रत्याशी के तौर पर, उनके बारे में आप बताएं, साथ ही साथ उनका भाजपा से किस तरीके का संबंध रहा है। देखिए भावना, कभी अगर कहें तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खास लोगों में संजय सेठ हुआ करते थे। बिल्डर है, तमाम सारे कंस्ट्रक्शन के कारोबार है, बहुत बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं। पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये राज्यसभा के लिए चुने गए थे। लेकिन जब इन्होंने राज्यसभा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको उसी सीट से फिर दोबारा लड़ा करके इनको भेज दिया था राज्यसभा में। अब कार्यकाल समाप्त हुआ है और उसके बाद अब 8वें उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो कैलकुलेशन है, जो विधायकों का 37 मतों के हिसाब से जो है एक प्रत्याशी को पाना है, तो कहीं न कहीं संजय सेठ को जो है उन सारे मतों को 37 मतों में बदलने की जिम्मेदारी थी। साथ में पार्टी ने भी कुछ सोच करके ही 8वां उम्मीदवार वाला प्रतिष्ठा का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन भावना, यहाँ मैं थोड़ा ये जरूर बताना चाहूँगा कि आने वाले 1-2 महीनों में जब आम चुनाव होंगे, उस आम चुनाव के पहले राज्यसभा का ये चुनाव, जो ये क्रॉस वोटिंग हो रही है, जो ये दल बदल हो रहा है, कहीं न कहीं जो है ये आम चुनाव का पूरा पर्याप्त प्रभाव इस राज्यसभा के चुनाव पर दिखाई दे रहा है। और वो उम्मीदवार, वो विधायक जो है कहीं न कहीं जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं या तमाम सारी उनके प्रतिबद्धताएं हैं या भारतीय जनता पार्टी से जो कुछ भी उनकी डीलिंग हुई हो, तो कहीं न कहीं क्षरण जो हो रहा है, जो हानि हो रही है, वो समाजवादी पार्टी की हो रही है। और समाजवादी पार्टी चुनाव में जाने से पहले ही आज का यह चुनाव कहीं न कहीं उनके मनोबल को कम करने का काम करेगा। ठीक आशुतोष, धन्यवाद इतनी तमाम अपडेट हम तक
साझा करने के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश से कर्नाटक की ओर चलते हैं। कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस से 3 और बीजेपी जेडीएस गठबंधन से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा और वोटों के गणित की बात करें तो 224 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 135 विधायक हैं, बीजेपी के 66 और जेडीएस के 19 विधायक हैं। हम लोग रिक्वेस्ट किया हुआ है कांग्रेस का, ये दिखा के वोट डालने का है। देखेगा भगवान के ऊपर छोड़ा है। आज बहुत आदमी को मैं जान पहचाना है, इसलिए मेरे ऊपर भरोसा भी है। कितना कांग्रेस वोट आएगा आज देखना पड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर को वो लोग कंप्लेंट देना था, क्या है हम लोग धमकी दिया, हम लोग वोट पूछ रहा है, इंडिपेंडेंस को घबरा रहा है ऐसा। बट हम लोग वो टाइम में किसी को नहीं पूछा था, फिर भी वो लोग गवर्नमेंट का मशीनरी यूज करके केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करना तो इलेक्शन कमिश्नर को देना था, उधर से परमिशन लेके मैजिस्ट्रेट के पास परमिशन लेके केस रजिस्टर करना था कैंडिडेट के ऊपर। इट्स ओके, ये केस रजिस्टर करने के बाद मैं भी देखेगा क्या होता है। We are with the party. What all the directions we get from our seniors, we follow it. The seniors will decide. Our state president is there, and the national presidents will give the directions. Being a MLA, not only the MLA, it's a worker, party worker. MLA is different. I'm being a party worker. I respect and follow this. वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को खड़ा करके चुनाव को रोमांचक बना दिया है। हिमाचल प्रदेश से विधानसभा में 68 सदस्य हैं। इसका मतलब है कि जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 35 प्रथम मतों की जरूरत होगी। राज्य में बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी मतदान जारी है। भाजपा की ओर से हर्ष महाजन को मैदान में उतारा गया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी मैदान में हैं। मत देने का अधिकार सबको है। चुने वो प्रतिनिधि जो है हमारे विधायक हैं, और राज्यसभा के लिए इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं, और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं। और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, और सबसे जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वो मतदान करें। और जो व्हिप के बारे में कन्फ्यूज़न किया था उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अब क्लियर कर दिया है। चुनाव तो मुश्किल होना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा, क्योंकि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के बाकी परिणाम का इंतजार करते हैं शाम तक। बाकी रिजल्ट तो कांग्रेस के फेवर में ही आएगा 200%। शिमला से हेमलता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेमलता, हम अभी सुन रहे थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर को, और वो ये कह रहे थे कि भाजपा की ही जीत होगी। कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है हेमा यहाँ पर भी। बिल्कुल भावना, 9 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ज्यादातर जो विधायक है वो पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भी आ गए हैं, मतदान की प्रक्रिया जारी है। और ऐसे में चुनावी मैदान में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनु सिंघवी वो हैं, और साथ में ही भाजपा की तरफ से हर्ष महाजन चुनावी रण में हैं। तो ऐसे में ये स्थिति 4 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि हर्ष का हर्ष बढ़ेगा या फिर मनु सिंघवी का अभिषेक होगा। लेकिन दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। कांग्रेस का जो आश्वस्त होना इसलिए भी जायज है क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत है। लेकिन अगर बात भाजपा की करें तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो एक लंबा अनुभव रखते हैं, करीब 40 सालों का उनका एक अनुभव है, और वो पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं।
वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी रहे हैं और ऐसे में हर्ष महाजन को ये पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग है वो जरूर राज्यसभा के जो चुनाव है उनमें हो सकती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी जो सभी विधायक हैं उनसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की है जी। इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी था और बीते कल रात को भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक में जो प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हैं शुक्ला वो भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री सहित छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वो भी मौजूद रहे और ऐसे में पूरी रणनीति है जो बनाई गई है और अब एक एक करके सभी जो विधायक हैं वो अंदर जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और ऐसे में जो स्थिति यहाँ पर बन रही है वो पूरी टक्कर की है क्योंकि जो हर्ष महाजन है उन्होंने सभी जो विधायक हैं उनसे बातचीत की है, वो इसलिए भी कॉन्फिडेंस में है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस में जो विधायक हैं और जो सरकार है उसके बीच जो मतभेद चल रहा है, कथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे विधायक हैं वो नाखुश हैं। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारे में ये चर्चा है कि जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। भावना, हेमा, अभी आप उसी स्थल पर मौजूद है जहां मतदान हो रहा है, अभी किन किन विधायकों ने वोट डाला है? जी बिल्कुल भावना, अभी मैं पोलिंग स्टेशन के ठीक बाहर खड़ी हूं और ज़्यादातर जो विधायक भाजपा के हैं वो पहले ही पहुंच चुके थे। आशीष शर्मा हमीरपुर से जो विधायक हैं उनसे मतदान की जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद जयराम ठाकुर, इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अधिकतर जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने मतदान कर दिया है और जो प्रत्याशी हैं दोनों ही प्रत्याशी अंदर हैं। मतदान की प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे जो रह चुके हैं क्योंकि भावना हिमाचल प्रदेश का जो बजट सत्र है विधानसभा का वो भी इस वक्त चल रहा है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि 11 बजे से पहले जो सभी विधायक हैं वो अपना मत जो है अंदर डाल करके आए। जी हेमा, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्यसभा चुनाव के लिए 15 सीटों पर 3 राज्यों में मतदान जारी है। सुबह 9 बजे से मतदान जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान जारी है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 10 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? कैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान की शुरुआत की है। मेरा पहला वोट देश के लिए के जरिए पहली बार के मतदाता से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात के 110वें एपिसोड के जरिए फर्स्ट टाइम वोटर से देश के लिए मतदान करने की अपील की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक्स पर अभियान के एंथम का वीडियो साझा करते हुए मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन
जीवन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम। जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिहार में आरजेडी विधायक किरण देवी के आरा के अगियाम स्थित आवास पर ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लैंड फॉर जॉब और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में छानबीन करने के लिए दिल्ली और पटना की ईडी टीम किरण देवी के आवास पर पहुंची है। किरण देवी पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी है और लालू राबड़ी परिवार की बेहद करीबी बताई जाती हैं। इससे पहले भी ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की टीम किरण देवी और अरुण यादव के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और आज एक बार फिर ईडी की 10 सदस्यीय टीम भारी संख्या में सीआरपीएफ बल के साथ छापेमारी करने पहुंची है। तो आरजेडी विधायक के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई है और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से सलमान हैदर हैं। सलमान, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लालू यादव के करीबियों के साथ अब जो है मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं और इसी सिलसिले में किरण देवी के घर भी जो है आज छापेमारी हुई है। क्या ये बालू से जुड़ा काला कमाई का मामला भी है? जी, बालू का जो अवैध उत्खनन है इसमें हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं। ये बिहार की एक तरह से पुरानी परिपाटी चली आ रही है और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि लैंड फॉर जॉब के लिए भी कि इस मामले में भी सीबीआई ने केस दर्ज किया था। तो आज 10 सदस्यीय टीम पहुंची है आरा में। इनका जो घर है किरण देवी का और उनके पति अरुण यादव का, वहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और आपको बता दें कि ईडी की जो पटना की टीम है और दिल्ली की टीम है दोनों, और इसके साथ ही भारी संख्या में सीआरपीएफ का बल लगाया गया है वहां पर ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। और ये सारी बातें जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो भी आरजेडी के विरोध करने पहुंच गए हैं। तो ये सारी स्थितियां बन रही हैं और आरजेडी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं क्योंकि नए नए मामले सामने आ रहे हैं इसमें, चाहे वो लैंड फॉर जॉब का मामला हो या और दूसरे बालू उत्खनन के अवैध मामले हों। ये सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। तो राजनीतिक रूप से भी और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उस लिहाज से भी आरजेडी के कई नेता इसमें फंस चुके हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये करीबी हैं बहुत ही ज्यादा लालू परिवार से, तो इनके जो संबंध हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है ईडी और ये सारी कार्रवाई अभी चल रही है।
जी सलमान, जिस तरीके से आपने बताया कि लालू यादव या आरजेडी पे लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ हम देखें तो दिल्ली में आज रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं अभी फिलहाल किरण देवी के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। इस तरीके से हम देखें तो लगातार आरजेडी जो है वो भ्रष्टाचार के कई मामलों में ग्रस्त होती नजर आ रही है। देखिए, इस मामले तो जो पहले से भी बहुत काफी चल रहे थे। लैंड फॉर जॉब का मामला फॉर इंस्टेंस 2005 का है और परिवार जो लालू परिवार है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत पहले से लगते रहे हैं और एक तरह से जो बेनामी संपत्तियां अर्जित की गई और जो आय के प्रोपोर्शनेट नहीं थी, डिसप्रोपोर्शनेट थी, तो ये सारे मामले एक साथ खुले हुए हैं और ये काफी लंबी जांच चलने वाली है और मुझे लगता है कि इसमें अभी और लोग भी दायरे में आएंगे। जी भावना जी, साथ ही साथ मैं सलमान आपसे पूछना चाहूंगी कि किरण देवी और उनके जो पति के आवास पर जो आज छापेमारी हुई है, ईडी को क्या इसमें जानकारी हासिल हुई है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार ईडी की टीम वहां पहुंच चुकी है और उससे पहले सीबीआई ने भी छापेमारी की थी। देखिए, अभी ईडी ने कुछ भी खुलासा नहीं किया है और टीम के लोग अभी अंदर ही हैं और सारी जांच चल रही है। कागजात और जो मोबाइल्स हैं या जो लैपटॉप्स हैं उन पे जो सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करने की ईडी कोशिश कर रही है। तो अभी कुछ मामला सामने आया नहीं है, लेकिन यह है कि दोपहर बाद तक काफी खुलासा होगा इस मामले में और ईडी के लोग अगर बोलने को तैयार होते हैं तो फिर वो जानकारियां भी मिलेंगी हमें। ठीक सलमान, तो तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एट 10 में। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबे। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के लिए 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन आज वे केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पहले वे केरल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। वे अब से कुछ देर बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और साथ ही साथ VSSC तिरुवनंतपुरम में ट्रायोसोनिक विंड टनल शामिल है। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की संचयी लागत पर विकसित की गई हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी जाएंगे, जहां वे मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की समीक्षा भी करेंगे। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए विभिन्न इसरो केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है।
इसरो अपने गगनयान मिशन के लिए पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के नाम से पर्दा उठाएंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में गगनयान मिशन का जायजा लिया है हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। भारत का सबसे बड़ा अब तक का अंतरिक्ष मिशन गगनयान, और गगनयान की तैयारी पूरी हो चुकी है और गगनयान की जो फैसिलिटी है जहां पर गगनयान को इंटीग्रेट किया गया है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में मौजूद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये विशाल इंटीग्रेशन असेंबली का जो हॉल है, यहाँ पर एक एक पुर्जा जो गगनयान मिशन को बनाता है, जो गगनयान मिशन बनता है वो लगभग तैयार है। और ये तमाम टेक्निकल चीजें, जो तमाम टेक्निकल सिस्टम्स हैं गगनयान की, वो तैयार हैं। गगनयान की तैयारी को लेकर इसरो इसलिए उत्साहित है क्योंकि इसरो का ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन सफल रहा इसके कई टेस्ट में, और ये इंजन जो है अब गगनयान को ह्यूमन रेटेड रॉकेट बनाता है। यानी जो रॉकेट GSLV Mark 3 रॉकेट होगा वो ह्यूमन रेटेड है, यानी एस्ट्रोनॉट्स जब जाएंगे इस मिशन में तो उनकी सुरक्षा के लिए ये C-20 इंजन जो है अपने तमाम टेस्ट से गुजर चुका है और अब ये ह्यूमन रेटेड रॉकेट के लिए तैयार है। यह है गगनयान का खास सिस्टम यानी सर्विस मॉड्यूल, और इसी सर्विस मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी इस समय गगनयान में जाने के लिए, और ये एस्ट्रोनॉट्स इस सर्विस मॉड्यूल में ट्रैवल करेंगे। इस सर्विस मॉड्यूल में उनके लिए तैयारी की गई है। और दिलचस्प, सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि ये ड्रोग टेस्ट के जो यहाँ पर सिस्टम्स रखे गए हैं, गगनयान बेस्ड डिसेलरेशन सिस्टम इसे कहा जाता है, ड्रोग पैराशूट डिप्लॉयमेंट इसको कहते हैं। और ये जो खास तौर पर ड्रोग पैराशूट रिलीज है, इसको टच डाउन करने के लिए मेन पैराशूट जब रिलीज होगा तब ये जो मॉड्यूल है, जो क्रू मॉड्यूल है, ये आसमान से यानी अंतरिक्ष से समंदर में उतरेगा। और जब ये समंदर में उतरेगा तो ये जो क्रू मॉड्यूल है इसके अंदर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लाएगा। और मिशन गगनयान के बाद इसरो वैज्ञानिकों के लिए अगला मिशन होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, जिसकी तैयारियां भी इसी सेंटर में शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन भीम के साथ आयशा खानम, DD न्यूज, तिरुवनंतपुरम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान की प्रगति का खुद अवलोकन करने के लिए इसरो के विक्रम साराभाई केंद्र पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसरो में 3 महत्वपूर्ण सुविधाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। Vikram Sarabhai Space Center, one of the center of ISRO, for review of the progress of Gaganyaan, as well as to see in person all the work that you have done in the last few years for the speeding up the Gaganyaan program. And he is also meeting the astronaut designates, and more importantly, he is also dedicating 3 important high-value facilities to the nation in the space sector. The first one being the PSLV integration facilities at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, which is primarily built for increasing the launch frequency of PSLV and also make it accessible for private people when they build the PSLV. The second facility is at ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri, for supporting the development of the semi-cryogenic engine and stage, for making the rockets more powerful, put more payload in space. So that facility is also being dedicated. The third is the trisonic wind tunnel, which is being commissioned at the Vikram Sarabhai Space Center for testing rockets and fighter aircrafts for the aerodynamic characterization when they go through the speeds much higher than the speed of sound. So to measure that using models, we can actually test them. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे। DD न्यूज की संवाददाता आयशा खानम ने प्रधानमंत्री मोदी के केरल दौरे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री V मुरलीधरन से खास बातचीत की है। नरेंद्र मोदी खुद
केरल को लगातार विकास का एक केंद्र बनाना चाहते हैं दक्षिण भारत में, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल के दौरे से यहाँ के लोगों में काफी उम्मीदें जगी है, काफी उत्साह है। बात करते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ, यहाँ पर जो प्रभावी नेता हैं और हाल ही में जो बीजेपी की पदयात्रा खत्म हुई उसके साथ जुड़े रहे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मुरलीधरन जी। ये बताइए कि ये जो केरल में बदलाव की गुहार लगा रहे हैं लोग, बदलाव की बात कर रहे हैं और पदयात्रा का भी यही नारा था, तो ये पदयात्रा कितने हद तक इसको हासिल करने में कामयाब रही? नहीं, बिल्कुल, ये जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो पदयात्रा पिछले करीब 1 महीने के अंदर केरल के सारे 20 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर किया है, काफी बड़ी स्वागत, काफी बड़ी लोगों की भागीदारी उस पदयात्रा में हुई है। अभी लोग अभी एनालाइज भी किया, एसेस भी किया है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, एक तो स्किल डेवलपमेंट के विषय में काम हो रहा है, अभी केरल का जो नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है, लगभग 700 किलोमीटर दूरी पे 6 लेन का जो नेशनल हाईवे जो बन रहा है, इससे 6-7 घंटे में केरल के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच पाएगा। वंदे भारत का 2 ट्रेन पूरे देश में सबसे ज्यादा टिकट ये केरल के जो ट्रेन में बिकती है। तो ये सब जो देश यदि विकसित भारत के साथ केरल भी विकसित होना है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हो पाएगा। जिस स्टेट में बीजेपी की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन बहुत ही मेहनत करते हुए वोट शेयर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में ये पदयात्रा के दौरान क्या मुद्दे रहे, लोकल मुद्दे क्या रहे? क्योंकि भ्रष्टाचार कोने कोने में लोग इसके बारे में बात करते हैं। इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले प्रधानमंत्री के नाते केरल में जो परिवर्तन का जो विषय है, मुद्दा है, वो मुद्दा हमने इस पदयात्रा के माध्यम से आम लोगों के सामने रखा है। आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, ये जो दक्षिण भारत से काफी उम्मीदें हैं बीजेपी को, हालांकि कर्नाटक में काफी मजबूत है बीजेपी, लेकिन बाकी राज्यों में बीजेपी जो मेहनत कर रही है, तो ऐसे में इंडिया अलायंस जो है वो दक्षिण भारत से उन्हें लगता है कि यहाँ उनके लिए एडवांटेज है, तो बीजेपी इसका सामना कैसे करेगी? कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, इंडिया अलायंस का जो भी उम्मीद है वो केवल सपना रह जाएगा। केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इन सब प्रदेशों में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ा उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले। अभी नरेंद्र मोदी जी सत्ता में तीसरी बार आने वाला है, इसके बारे में किसी के मन में भी किसी तरह कोई भी शक नहीं है। केरल में भी कमल खिलने की उम्मीद जता रहे हैं मुरलीधरन, और उनका यही कहना है कि लोग विकास की राह पर चलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके सपने को पूरा करने के लिए, उनका विजन को पूरा करने के लिए केरल में कमल खिलाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन भीम के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के बाद तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मदुरै में भविष्य का निर्माण ऑटोमेटिव एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल गतिशीलता कार्यक्रम में भाग लेंगे और ऑटोमेटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई उद्यमियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय ऑटोमेटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई को मदद और उत्थान के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों की भी शुरुआत करेंगे। इन पहलों में टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और टीवीएस मोबिलिटी CII सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल है। ये पहल देश में एमएसएमई के विकास का समर्थन करने और उन्हें संचालन को औपचारिक बनाने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में अगला कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपुर जिले में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वहां विशेष तैयारियां की गई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे पर राज्य भाजपा महासचिव ने कहा है कि लोगों में काफी उत्साह है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में भी बदलाव आएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तमिलनाडु में 100 दिवाली जैसा मनाएंगे ना, उस तरह के माहौल है। हमारा दिल खोल के हम कह रहे हैं कि इतना माहौल हमने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। तो ऐसा हमने ऐसा त्योहार जैसा हम मना रहे हैं। मैं सिर्फ अकेला मैं नहीं, पूरा ये तमिलनाडु का हर एक जन त्योहार जैसे मना रहे हैं। बहुत खुश लग रहे हैं हम सब के दिल में। और जैसे आप देख रहे हैं कि इतने लाखों संख्या में हमने चार्ज डाले हैं। उम्मीद है कि लगभग 15 लाख लोगों का अभी उतना उम्मीद है। और इसके बाद जो तमिलनाडु का पॉलिटिकल सिचुएशन जो बदलेगा, उसका बहुत इंतजार कर रहे हैं हम सब। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज अहमदाबाद, कलोल और गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री श्री दशकोशी कड़वा पाटीदार समाज द्वारा आयोजित रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर 25वां सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा अमित शाह गांधीनगर नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के 2.43 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दमन में आयोजित गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। समिति के सदस्यों को यह भी बताया गया कि पिछले 10 सालों के दौरान CAPF में 54 बटालियनों गठित की गई हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि साल 2024 में CAPF के लिए कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। पिछले 1 साल के दौरान रोजगार मेले के तहत लगभग 98,676 उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई है और लगभग 54,000 कर्मियों को CAPF में पदोन्नत किया गया है। पिछले 3 सालों के दौरान 3,560 NCC प्रमाण पत्र धारकों ने इस योजना का लाभ उठाया है। बैठक के दौरान CAPF कर्मियों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की भी चर्चा की गई है। लद्दाख में सीमा गतिरोध के कारण भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनाव जारी है। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन ने समझौतों का उल्लंघन कर सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। In such a world, the calculus of national security has understandably become much more complicated. Traditional methods of competing and pressurizing are buttressed by new tools of influence and disruption. Here too, Bharat has pushed back with determination and fortitude. When we were challenged on the LAC with China in the midst of COVID, our rapid and effective counter deployments were the appropriate answer. Not just that, by seeking to rectify the long neglect of the border infrastructure, we have made the defense of the nation much more effective. लैंड फॉर जॉब घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार के 5 लोग आरोपी हैं। घोटाले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। हाल ही में ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। साल 2004 से साल 2009 तक लालू यादव UPA 1 में रेल मंत्री थे। लालू के मंत्री रहते रेलवे में ग्रुप D में भर्तियां की गई। अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले घूस में जमीन ली गई। लालू परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 4 लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने के लिए आज PAC की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही राष्ट्रीय राजधानी में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आम आदमी पार्टी की आज पीएसी की बैठक है और इसी के साथ आगे बढ़े काशी और मथुरा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद इन दोनों मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेगी। विप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने साफ कर दिया है कि तर्क और तथ्य दोनों पक्ष में है, कानून और फैक्ट्स भी पक्ष में है। दोनों मामलों का अध्ययन करने के बाद विश्वास है कि जीत होगी, इसलिए इन दोनों मुद्दों पर आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुकदमा चल रहा है, हमने उसका अध्ययन किया है। तर्क और तथ्य दोनों हमारे पक्ष में हैं, कानून भी और फैक्ट्स भी। हमको विश्वास है कि हम जीतेंगे। इसलिए इन दोनों मुद्दों पर आंदोलन करने की अभी जरूरत नहीं लग रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, बात करें त्रिपुरा की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला से श्री अयोध्या धाम मंदिर के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान माणिक साहा ने कहा है कि आज आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। श्री राम लला के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। हम भी पूरे मंत्रिमंडल के साथ बहुत जल्द श्री राम लला के दर्शन के लिए जाएंगे। हम लोग सब आए हैं, हमारे साथ हमारा त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी का जो सभापति जी है राजीव जी और 2 एमएलए भी हमारे साथ हैं और हम लोग यहाँ पर आए थे। आज इन लोगों को फ्लैगिंग ऑफ किए हैं। बहरीन में लगभग 200 साल पहले निर्मित भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार जल्द होगा। मंदिर को नया रंग रूप देने की अनुमति साल 2019 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहरीन यात्रा के बाद मिली है। बहरीन की राजधानी मनामा का पालिका प्रशासन जीर्णोद्धार प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। बहरीन पहला ऐसा मुस्लिम देश है जहां बने मैत्रीपूर्ण माहौल के कारण 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार विस्तार एक साथ होने जा रहा है। बहरीन के राजा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया था। प्रधानमंत्री मोदी मनामा के श्रीनाथ मंदिर गए और पूजन किया। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की रूपरेखा सार्वजनिक की और आश्वस्त किया कि यह नए रंग रूप में अवश्य बनेगा। मनामा प्रशासन ने मंदिर के जीर्णोद्धार प्रस्ताव को सहमति दे दी है। माना जा रहा है कि कुछ महीनों बाद ही यह मंदिर नए रंग रूप में दिखने लगेगा। और अब सीधा रुख करते हैं फिक्की के कार्यक्रम का, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधित कर रही हैं। The bottom and scaling it up has given us the proverbial India stack, brick by brick, building it up. Some countries may have a few of the bricks, but may not have the others. Today, during the G20, we saw how countries have really put on table their appreciation of what India has done in terms of spreading the digital public infrastructure, public it is, and therefore want to replicate such an experience, each the way in which they want to do it for their own countries, and replicate that. Because they see the virtue of having infrastructure, digital infrastructure, which helps them to speed up, ramp up, scale up the developmental goals. And that is why, other than your traditional land, labor and capital along with enterprise, I would dare to put this, because this is your modern day infrastructure, this is your modern day factor of production, without which you're not going to be able to scale up and bridge the gap between those who are still aspiring to develop and move forward. So with all this reforms touching each one of these factor of production, I would still say I'll highlight some areas in which government will push a lot more. And I'm not listing items like EV, obviously EV. But we are looking at space, we are looking at artificial intelligence. India wants to touch on levels of innovation, investment, and also policy support for expanding in space sector. Expanding in artificial intelligence. That is why, in spite of it being a vote on account, we have emphasized that India should become a global hub for artificial intelligence and related
research. We'll set up centers of excellence for artificial intelligence. That's not going to be a simple, easy to achieve objective, but we have the wherewithal and we therefore are confident we can do it. So space, artificial intelligence, warehousing. Now when I say warehousing, it's not just the agricultural warehousing at the village level. Yes, that also. But you can imagine the warehousing needs of this country. To the extent of whether it is your semiconductors or looking at precious metals and their warehousing as well. So space can be artificial intelligence, it can be warehousing, it can be. We are pushing with support, policy support, legislative support, investment support, and bringing people together to work together and see if there are joint ventures possible, investments possible, manpower which is so required with domain specialism possible. So that's one layer that I've just said, but that is not to exclude logistics. India's logistics potential is just not even touched yet, leave alone tapping it to 10%, 20%. We have immense scope in elaborating on logistics. I think a great leap forward technically has been made with the PM Gati Shakti, which gives you the wonderful layers of filters through which you can see where you need to have that investment made to ramp up on logistics. So logistics, agricultural value addition, agriculture better productivity. Agriculture, I don't want to use the mechanization word, but agriculture efficiencies. I'm not against mechanization, but mechanization per se is not the goal. Agriculture productivity is the goal, agriculture output is the goal, agriculture value addition is the goal. So logistics, agricultural value addition, efficiency and production. Therefore, if you go in that route, tourism, again an area in which we have not really exploited India's fullest capacity. Every parameter with which if you measure the tourist flow across the world, if you go for the beaches, if Thailand can provide something, India can provide it even better. We have the natural blessings, not just in Goa, across peninsular India. If skiing and snow-based activities, you have it all. If wild trekking, you have it all. High altitude trekking, you have it all. Culture, temples or monuments, you have it all. Across the country again. तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो फिक्की के कार्यक्रम विकसित भारत एट 2047 को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत में युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे और प्रधानमंत्री ने अभी तक सभी को समान अवसर प्रदान किए। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं, साथ ही उन्होंने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में अभी तक जो हमारी क्षमताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं और उसमें हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा काफ़ी विकास हुआ है और विस्तार हुआ है। इसी के साथ न्यूज़ 18 में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।